सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 10वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ इकाई 8 है ना। इकाई 8 हिंदी साहित्य का इतिहास है ना। आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य क्या है ना। साहित्य में हम हिंदी साहित्य की बात हो रही तो हिंदी में लिखित जितने भी गद्य एवं पद्य या अन्य जो जितने भी ग्रंथ वगैरह हैं है ना, वो सभी के सभी को हम वाङ्मय बोलेंगे है ना। जितना भी हिंदी में जितना भी लिखा हुआ है ना, वो सभी के सभी हिंदी वाङ्मय है। तो जितने भी जो भी लिखा हुआ है वो सभी साहित्य के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो गद्य हो चाहे पद्य हो है ना। जैसे पद्य में कविता और गद्य में कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सभी चीज़ें आती हैं है ना। तो इस तरह की जितने भी चीज़ है वो सब हिंदी साहित्य के अंतर्गत आएंगे है ना। तो अब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो हम पढ़ेंगे। इतिहास क्या है जानते हो आप सभी लोग, बीता हुआ जो समय है ना। तो अभी हम जो हिंदी जो पढ़ लिख रहे हैं है ना, उसका इतिहास कैसा है क्या है वो हम आज पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। हिंदी हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन विभिन्न काल के परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है ना। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको विभिन्न काल मतलब अलग अलग काल की जो परिस्थिति है और प्रवृत्ति है, परिस्थिति और प्रवृत्ति, ठीक है। परिस्थिति मतलब उस समय का जो स्थिति रही होगी है ना, उसको देखकर, और उस समय की जो प्रवृत्तियां हैं मतलब लेखकों या कवियों के जो लिखने की जो प्रवृत्ति है, आदत है, मतलब अधिकतर किस प्रकार की रचना हुई है ना। अधिक से मतलब अधिकतर किस प्रकार की रचना हुई है ना, उस पर आधारित ये विभाजन है। विभाजन मतलब साहित्य का जो लिखा गया है या विभाजन किया गया है वो इसी के आधार पर है। किसके आधार पर? उस काल के परिस्थिति और प्रवृत्तियाँ। प्रवृत्ति क्या क्या चीज़ है? अधिकतर जो साहित्य हमको प्राप्त हुआ है उस समय है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो उन प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है, इसलिए काल विभाजन की प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक काल की सीमा का निर्धारण किया जाता है ना। अब इस पर जो है काल का जो सीमा का निर्धारण करना पड़ेगा, कितना साल से कितना साल तक उसको बांटा जाना चाहिए है ना। विभिन्न युगों में साहित्यिक प्रवृत्तियों की शुरुआत, उनका उतार चढ़ाव उनकी सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। विभिन्न युगों में साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, आदतें हैं, लिखने की जो अधिकता है किसी भी है ना, किसी भी प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, अधिकता है ना, उसकी शुरुआत और उसका उतार चढ़ाव उसकी सीमा का निर्धारण करता है ना। जैसे कि कभी कभी भक्ति काल देखेंगे तो भक्ति काल का जो समय है उसमें अधिकतर जितने भी कवि है वो भक्ति भावनापूर्ण ही साहित्य की रचना किए हैं है ना। तो इस तरह की चीज़ें उसका निर्धारण करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी काल विशेष में जो प्रवृत्तियां हैं वे एकदम खत्म हो जाती है ना। अब कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम 100 साल ले लेते हैं है ना, मान लेते हैं 100 साल किसी भी, जैसा कि आज के समय में हम देख लेते हैं कि भक्ति भावनापूर्ण जो रचनाएं हैं है ना, वो 1900 से 2000 तक लिखे हैं, ऐसा करके हम मान लेते हैं है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1900 और 2000 के बीच में ही भक्ति भावनापूर्ण रचनाएं लिखी गई हैं है ना। उसके बाद और उसके पहले भी लिखी गई है लेकिन कम है ना। कहने का मतलब ये यहाँ पर जो लिखा है उस है ना, उसका मतलब ये है कि जो प्रवृत्तियाँ एकदम से खत्म हो जाती है ऐसा हम नहीं बोल सकते। उसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं है ना, होती है, अभी भी हो रही है। भक्ति काल की जो समय पहले बहुत पहले 1900 से पहले था है ना, लेकिन अभी भी भक्ति भावना पूर्ण जो रचनाएं हैं वो अभी भी लिखे जा रहे हैं है ना। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि
जिस काल में जिसकी भी नामकरण किया गया है तो उसमें सिर्फ वही चीज़ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। उनमें एकदम परिवर्तन आ जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है ना। काल विशेष में चलने वाली प्रवृत्तियाँ कमोबेश होती है, कमोबेश मतलब कम ज़्यादा होती हुई विलुप्त होने लगती है, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है और अन्य प्रवृत्तियाँ मुख्य रूप से धारण करने लगती है। ठीक है, इसको एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे कि अभी हम मोबाइल प्रयोग करते हैं। हाँ, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो अभी अधिकतर हाथों में हम एंड्रॉयड मोबाइल देखेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे पास जो 2G मोबाइल है वो हम बिल्कुल भी एक साल में पूरा फेंक दिए, है ना। अभी भाई 2G का टाइम था, फिर 3G आया, फिर अभी 4G, और अब तो 5G भी आ गया है ना। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि 2G मोबाइल है तो वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी प्रयोग कम हो गया है ना। तो इसी प्रकार से हम इसको भी समझ सकते हैं कि उसका जो बंटवारा, जैसे अब अभी 5G का चलन है ना। अभी अगर टाइम बांटेंगे तो जिस समय 5G जब लॉन्च होगा तो उस समय उसका काल निर्धारित कर देंगे कि इस समय से इस इतने समय तक 4G या 5G का टाइम है करके। जैसे 5 साल 10 साल 10 साल जितना भी रहा होगा, है ना, या रहेगा, तो उतना टाइम तक जैसे अब 5G शुरू हो गया तो 4G का टाइम समाप्त हो गया, लेकिन 4G मोबाइल है या उसका जो नेटवर्क या बाकी जो चीज़ें हैं वो तो अभी भी हम चला रहे हैं ना, या 3G का भी अभी भी चल रहा है। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं धीरे धीरे वो लुप्त होते जा रहा है या कम होते जा रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभ काल को स्थिर करने की समस्या सदा से रही है। मतलब उसका मतलब कहाँ से शुरू करें, हिंदी साहित्य का जो काल है उसको कहाँ से हम शुरू करें, है ना, ये हमेशा से ही एक समस्या सदा से रही है। काल सीमा निर्धारण के विषय में, हिंदी साहित्य की जो काल सीमा का निर्धारण के विषय में विद्वानों में, विद्वान मतलब जो अच्छे जानकार जो लोग हैं, है ना, उनमें पर्याप्त मतलब बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, है ना। अब इनमें कौन कौन से हो देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा आदि इतिहासकार, ये सभी हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं ना। अपभ्रंश भाषा के, ये सभी जो इतिहासकार है वो अपभ्रंश भाषा के उत्तरवर्ती, है ना। अपभ्रंश ये भी हिंदी के संस्कृत से धीरे धीरे हिंदी बनी है ना। तो उसमें बीच बीच में जो परिवर्तन होते गया है, संस्कृत से हिंदी बनने में जो परिवर्तन होते गया है उसी में उसके उसमें से एक अपभ्रंश भी है ना। अपभ्रंश भाषा भाषा के उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती मतलब बाद के जो भाषा है ना, उत्तरवर्ती रूप को हिंदी का आदिम रूप मानकर उसकी शुरुआत संवत संवत 700 से मानते हैं। ठीक है, संवत और सन, ये दोनों क्या है, संवत और सन में अंतर है। संवत जो है सन से 57 साल आगे चलता है, 57। ठीक है, 57 साल ईयर पहले चलता है। जैसे अभी 2021 2020 चल रहा है, तो अब इसमें हम 57 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 77। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। मतलब ईयर संवत में अभी कौन सा चल रहा होगा, 2057, संतावन नहीं, 2077 चलेगा अभी। 57 जब उसमें जोड़ेंगे तो अभी 2077 चलेगा, या चल रहा है अभी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का क्षेत्र भाषा की दृष्टि से निर्धारित किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि हिंदी साहित्य में संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को समाहित किया जा सकता है ना। ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य का जो निर्धारण किया उसमें
संस्कृत, सबसे शुरू में संस्कृत, उसके बाद प्राकृत, उसका बदला हुआ रूप, है ना। संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, ऐसा वो परिवर्तित होते होते वो हिंदी बनी है संस्कृत, है ना। संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, है ना। तो ये ऐसा परिवर्तित होते हुए वो हिंदी बनी है। लेकिन बीच में ये अरबी और फारसी के भी लोग आए, तो वो भी शब्द हमको मिलते हैं, ठीक है। अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को समाहित किया जा सकता है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ठीक है। जैसे कि हम सब मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक देश का जो साहित्य है ना, वहाँ की जनसत्ता की जनता, वहाँ की जो जनता है उसकी जो चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति मतलब मानसिकता या उसकी सोच, है ना, उसका संचित प्रतिबिंब है। मतलब भाई आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले या 300 साल पहले, है ना, लोगों की, लोगों का जो सोच कैसी होती थी, मानसिकता कैसी होती थी, वो हमें अभी भी देखने को मिल सकती है। किसके माध्यम से? उस समय के जो साहित्य है उसको पढ़कर, है ना। तो उसी को यहाँ पर बोला जाए चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब। चित्तवृत्ति मतलब उस समय के लोगों का सोचने का नजरिया क्या था, मतलब किस तरह से सोचते थे, है ना। ये हमको एक उसका एक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहने का मतलब जैसे दर्पण में हम अपना पिक्चर देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो वो हमारा ही एक प्रतिबिंब है ना। तो वो उसी प्रकार हमको दिखाई देगा क्लियर कि उसमें पहले क्या लोग क्या करते थे, क्या सोचते थे, कैसे रहन सहन, क्या सब चीज़ मतलब हमको पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तब यह निश्चित है कि तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे लोगों की जो चित्तवृत्ति है, मानसिकता है ना, रहन सहन है, वो परिवर्तन उसके परिवर्तन होने के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होते जाता है। आदि से अंत तक, आदि मतलब शुरुआत और अंत जानते हो अंत, है ना। तो आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, परखना मतलब ध्यान पूर्वक देखना, है ना, परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका उनका सामंजस्य दिखाना, ठीक है। तालमेल, सामंजस्य मतलब तालमेल, है ना, दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि साहित्य मतलब उस समय लोगों की सोच क्या थी, किस समय में मतलब लोगों की सोचने की क्या मनोदशा हुआ करता था, ठीक है। उसी चीज को समय और लोगों की जो मानसिकता है ना, उसको जो सामंजस्य करना, ताल में बैठाना, मैनेजमेंट करना, है ना। तो उसी को हम बोलेंगे हिंदी साहित्य, मतलब साहित्य का इतिहास बोलेंगे किसी भी कभी। जनता की चित्त वृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है, ठीक है। जनता की जो चित्त वृत्ति है, मतलब जो सोचने समझने की जो नज़रिया है ना, वो किससे प्रभावित होती है? ये अभी अभी के लिए भी ये प्रासंगिक है, मतलब अभी भी ये लागू होता है ये चीज़ें, ठीक है। मतलब हम आज भी कुछ भी सोच रहे हैं तो उसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थिति क्या है ना। जैसे राजनीति अभी कृषि बिल से संबंधित है, तो कृषि बिल अभी थोड़ा से चर्चा में है, तो वो हमारे लिए क्या लाभदायक है, क्या नुकसानदायक है, ये सभी चीज़ें हम सोचेंगे समझेंगे। उस अब जो भी नीति बनेगी या नहीं बनेगी, जो भी होगी, है ना, तो उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे, हमारे कृषि कार्य उससे प्रभावित होगी, है ना। दूसरा हम देखेंगे सामाजिक, पहले के समाज और अभी के समाज में क्या अंतर है, अभी क्या है वो हम देखेंगे। पहले के समाज में उदाहरण के लिए देख लें कि पहले लंबे लंबे घूंघट डालते थे, है ना। तो इस तरह के वो धीरे धीरे अब परिवर्तन परिवर्तन होते जा रहा है ना। लोगों का पहनावा जो है वो परिवर्तन हो गया, लोगों के सोचने का नज़रिया बदल गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है, तो धर्म से संबंधित जो भी परिवर्तन होते रहता है ना। जैसे कभी कभी धर्म में
जो आडंबर हुआ करता है तो उसको लोग धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं, है ना। और कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको जो छूट गया है उसको फिर से अपनाते हैं, इस तरह या कुछ भी चीज़ें इस प्रकार से अंतर या परिवर्तन होते रहता है। कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन, मतलब कुछ दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है ना। और क्यों ये, इसका कारण क्या है, ये सभी चीज़ें, है ना, ये राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण ही होता है समाज के जो परिवर्तन में, है ना। मतलब जिस समय जो लोग हैं उस समय के राजनीति, समाज और धर्म कैसा है, क्या है, वो उसके अनुसार ही क्रियाकलाप करते हैं उस समय के जो भी लोग हैं। कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित आगे देखते हैं, इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी, विवेचन करना, है ना। अर्थात किसी भी चीज़ के अच्छे बुरे चीज़ों को ध्यान में रखना या ध्यानपूर्वक उसको विश्लेषण करना, बताना, है ना। में यह बात ध्यान रखनी होगी, मतलब ये विवेचन करने में यह बात ध्यान रखनी होगी, किसी विशेष समय में लोगों की रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ, ठीक है। मतलब उनका जो सोच है उसका वो कहाँ से आया, ठीक है। और उसको किस प्रकार से उसको बढ़ावा मिला, किसी भी समाज में किसी भी चीज़ की जो नया चीज़ है, नयापन जो है या परिवर्तन जो हो रहा है ना, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ और वो किस प्रकार से वो बढ़ा, इस तरह की जो चीज़ें हैं, है ना, उस उसको अध्ययन करना पड़ेगा। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया जा सकता है ना। इस प्रकार से जो व्यवस्था के अनुसार हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को, ठीक है, 900 वर्षों को के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, है ना, ये जो काल विभाजन है इसको, और ये संवत में है, ठीक है, सन में नहीं है, मतलब ये सन से 57 साल आगे चलता है ये। चलिए देखते हैं कौन कैसे क्या क्या विभाजन हुआ है। आदिकाल, है ना, आदिकाल, इसको वीर गाथा काल भी कहते हैं, ठीक है। आदिकाल का दो, एक आदि मतलब शुरुआत, तो शुरुआत का काल बोल सकते हैं, और वीर गाथा काल उस समय राजा महाराजाओं का वीरतापूर्ण, अधिकतम अधिक चीज से अधिक वर्णन है, इसलिए वीर गाथा काल भी है। और आदिकाल जो शुरुआत है, आदि मतलब शुरू, है ना, और तो उसी से आदिकाल का मतलब क्या होगा, मतलब आदिकाल इसी के नाम से पड़ा है, शुरुआत का काल। फिर मध्यकाल, ठीक है, मध्यकाल मतलब बीच का काल है, इसलिए मध्यकाल में मतलब नाम दिया गया है। और उस समय भक्ति की अधिकता के कारण भक्ति काल दिया गया है ना। फिर उत्तर मध्यकाल, है ना, ये रीतिकाल भी बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद फिर आधुनिक काल, इसको गद्य काल भी कहते हैं, गद्य काल क्योंकि सबसे अधिक गद्य लेखन इसी काल में, आधुनिक काल में हुआ है। चलिए इसका समय देखते हैं। आदिकाल या वीरगाथा काल का जो समय निर्धारण कितना से कितना है, कब से कब तक है, संवत 1050 से 1375, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। 1050 से 1375। फिर मध्यकाल का या भक्तिकाल का जो समय है वो कब से कब तक है, संवत 1375 से 1700 तक, है ना, ये भक्तिकाल का समय है। फिर उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, इसका समय कितना है, 1700 से 1900 तक, है ना। फिर आधुनिक काल या गद्य काल, इसका का समय कब है, 1900 से 1984 तक, या अब तक भी बोल सकते हैं, है ना। चलिए इन यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार ही इसका नामकरण
किया गया है, पर यह न समझना चाहिए नहीं समझना चाहिए कि किसी विशेष काल और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। कहने का मतलब कि आदि काल में जिस प्रकार की रचनाएं होती थी वो भक्ति काल में हुई ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना, मतलब ऐसा नहीं है ना। जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें, है ना, तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे। ठीक है, भक्ति काल या रीति काल को लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे। ठीक है, जिनमें राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से की गई है जिस ढंग से वीर गाथा काल में हुआ करती थी। मतलब जो पहला जो काल है ना, उसका हम नामकरण कर दें वीर गाथा काल, क्योंकि वीरतापूर्ण जो राजाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति काल और रीति काल में इस प्रकार की रचना हुई ही नहीं है, हुई है लेकिन कम। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उस काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा। ठीक है, मतलब ये जो बंटवारा किया गया है, मतलब काल विभाजन किया गया है, उसका उस समय की जो अधिकतर रचना किस प्रकार से है, किस प्रकार की है ना, उसके लक्षण क्या है, उसके अंतर्गत लक्षण के अंतर्गत मतलब उसका विभाजन किया गया है। उसके बाद संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं का ध्यान देने योग्य उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है प्रतीत होता है। मतलब ये अधिकतर, मतलब अधिक से अधिक इस काल में इस प्रकार की रचनाएं हुई है, ये इस प्रकार से मतलब बंटवारा या काल विभाजन किया गया है। चलिए इस आज बाकी कल अगले क्लास में पढ़ेंगे।